बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को पढ़ने के लिए मुझे ज़रा पीछे जाना पड़ेगा तारीख़ में। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी 1915 में काबुल गए थे और फिर 1922 में वहाँ से उन्हें जाना पड़ा। 1922 तक उन्होंने एक काम तो कामयाबी से कर लिया और दूसरा काम उन्हें ना करने दिया गया। जो कामयाबी से काम हुआ वो था अफ़गानिस्तान के इस्तिक़लाल हासिल करना, और जो काम उन्हें न करने दिया गया वो था अफ़गानिस्तान में तालीम को आम करना। और उसकी वजह ये थी कि अंग्रेज़ों ने 3 करोड़ रुपया अमीर अमानुल्लाह ने डिमांड किया था पहली जंग अज़ीम में गैर जानिबदार रहने का, तो उन्होंने ये शर्त रखी कि मौलाना सिंधी को यहाँ से निकाला जाए। तो 1922 में मौलाना सिंधी अफ़गानिस्तान से निकले। अब 2021 है, यहाँ से तजादात जन्म लेते हैं। तजादात तो और भी हैं, लेकिन यहाँ से भी कुछ तजादात जन्म लेते हैं। जब पाकिस्तान बन रहा था तो मौलाना सिंधी ने एक बड़ी बात की थी, प्रोफेटिक किस्म की बात थी कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बनेगा, ज़रूर बनेगा, लेकिन इसका पहला निशाना अफ़गानिस्तान होगा। अब पहला निशाना अफ़गानिस्तान कब बना? 1979 में, जब सोवियत यूनियन जो है वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को काबुल में सपोर्ट करने के लिए आ गया। ये पहला जो है सोप ख़त्म हो गया 1988 में, जब ज़ियाउल हक और उसके साथी तैयारे के साथ उस आग में जल गए जो आग अफ़गानिस्तान में जल रही थी। अब एक नया सोप शुरू होता है और उस सोप में हीरो बनते हैं हमीद गुल, और जाकर काबुल जलालाबाद फ़तह करने का प्रोग्राम बनाते हैं, मगर नहीं कर पाते। नजीबुल्लाह आलमी क़ुव्वतों के किसी भी क़ुव्वत की मदद के बगैर 3.5 साल हुकूमत करता है। सोवियत यूनियन टूट जाता है, रूसी चले जाते हैं, उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है, ना कहीं से पैसा आ रहा है, नहीं कहीं से मदद मिल रही है, मगर 3.5 साल वो रेजिस्ट करता है। तो इसका मतलब है कि वो वहाँ ज़मीन पे मौजूद था, उसकी कोई हैसियत थी। इसके बाद आगे चलें। ये नजीबुल्लाह की हुकूमत ख़त्म होती है तो एक नया एपिसोड शुरू हो जाता है, एक नया सोप शुरू होता है। जो अब नया सोप शुरू होता है उसमें किरदार कुछ और हो जाते हैं, और ये झगड़े फिर उसमें किरदार क्या हैं? कुछ लोग वो हैं जो पूरे रेजिस्टेंस के ज़माने में रूसी फ़ौजों से लड़ते रहे मगर पाकिस्तान नहीं आए, अपने ही मुल्क में बैठे रहे। एक तो वो लोग थे जैसे अहमद शाह मसूद था, और कुछ लोग थे, और कुछ लोग थे जो यहाँ बेच थे और यहाँ उनकी जायदादें थी, यहाँ उनके घर थे, यहाँ उनके बच्चे थे, और पूरी दुनिया में उनकी दौलतें थी। बच्चे जो है कोई फ्रांस में, कोई कहीं, और यहाँ से जाकर जिहाद करते थे। अच्छा, अब जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में उनके सरपरस्त हमीद गुल वगैरह बैठे थे, उनकी दिलचस्पी इसमें थी कि जो यहाँ से जाकर जिहाद कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनको हुकूमत दिलाई जाए, मगर नहीं दिला सके। वो लड़ते रहे, कोई नतीजा नहीं निकला। फिर तालिबान जो हैं वो मदारस से फूटे हैं, वो लोकल थे। मुल्ला उमर तो पाकिस्तान नहीं आए, वो तो वहाँ के थे। तो एक नया ग्रुप, अब उनको जो है ऑर्गेनाइज करने वाले नसीरुल्लाह बाबर है, ये नया सोप है। अच्छा, अब इस नए सोप में तालिबान ने कुछ अचीवमेंट्स की। मिसाल के तौर पर वो मज़ार शरीफ को पहले फ़तह किया, फिर शिकस्त खाई, फिर दोबारा फ़तह किया, तो वो शमाली इलाका फ़तह नहीं कर सके तालिबान। इसके बाद बेनज़ीर हुकूमत ख़त्म हो गई, फिर नवाज़ शरीफ साहब आ गए, फिर और मसाइल। फिर अगला जो सोप है उसमें हीरो बनते हैं परवेज़ मुशर्रफ, सबसे पहले पाकिस्तान वाले, कि भाई हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, हम अमेरिकन को अड्डे भी दे रहे हैं, रास्ता भी दे रहे हैं, तावन भी कर रहे हैं, वो जाने और अफ़गानिस्तान जाने। उनके सफ़ीर को पकड़ के हम अरेस्ट भी करवा रहे हैं, उनको के साथ हम लाताल्लुक़ हो गए। ये नया सोप है। सबसे पहले पाकिस्तान के हीरो जो हैं वो हमारे सामने आते हैं, परवेज़ मुशर्रफ साहब। 2008 में वो भी रुखसत हो जाते। अब एक सिलसिला आगे निकलता है। एक सतह पर पाकिस्तान की एंट्री फिर पड़ती है
मुल्ला अब्दुल गनी बरादर पाकिस्तान में अरेस्ट होते हैं, अमरीकियों के हवाले होते हैं, दोहा पहुँचते हैं और मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं। अब अमरीकियों को 2001 से 2020 तक कई काम करने पड़े। ज़रा देखें, पहला तो मसला ये हुआ कि 9/11 का वाक़या हो गया और उसकी ज़िम्मेदारी अल-कायदा पर डाल दी गई, दुरुस्त या गलत जो भी है। अच्छा, हम एक अरसे तक उसामा बिन लादेन को माफराई मखलूक समझते रहे। जब मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो है वो दोहा में गया और अमेरिकन ने तालिबान को जो दहशत गर्द का लेबल था वो उतार दिया उन पे, तो दहशत गर्दी का लेबल उतरना एक बहुत बड़ा वाक़या था और वो वाक़या गेम चेंजर असल में है, टर्निंग पॉइंट वो है। और वो लेबल उन्होंने क्यों उतारा? वो इसलिए उतारा कि वो 3 लाख फ़ौज ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे, वहाँ से उन्होंने लोगों को हायर किया, एक गवर्नमेंट तरतीब दी और उनके जो ऑडिटर थे फिनांस के, वो बता रहे थे कि पैसा जो है, जो करोड़ों डॉलर आ रहे हैं वो बाहर से अफ़गानिस्तान में, वो अफ़गानिस्तान में नहीं लग रहे, वो अफ़गानिस्तान से बाहर ही जा रहे हैं। अब क्या हैरान कुन बात नहीं है कि 3 लाख फ़ौज ऑर्गेनाइज्ड उसको 50,000 मलेशिया शिकस्त दे दे, तो ये तो हैरत की कोई आखिरी डिग्री है। अच्छा, अब वो ये काबिल इंतज़ामिया की जो आर्मी थी वो क्या थी, जिसे अफ़गान आर्मी हम कहते रहे कुछ दिन पहले तक, जो ज़ाहिर है आज अफ़गान आर्मी तो नहीं कह सकेंगे हम, तो उसे काबिल इंतज़ामिया की आर्मी कह लें। तो वो आर्मी क्या थी? वो आर्मी कॉलोनियल आर्मी थी, वो आर्मी नेशनल आर्मी नहीं थी। वो मुल्क को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे थे, वो माल बना रहे थे, उसके जर्नल माल बना रहे थे, उसके अफसरान माल बना रहे थे, वो तमगे सजा रहे थे सीनों पर, लेकिन उनका मकसद अपने धरती को सर्व करना नहीं था, अपने धरती को प्रोटेक्ट करना नहीं था, उनका मकसद तो माल बनाना था। जब तालिबान उठे हैं और उन्हें पता चला है कि अमेरिका जा रहा है, अब दूसरा पहला टर्निंग पॉइंट मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की गिरफ़्तारी, दोहा ले जाना और मुज़ाकरात का आगाज़, तो और उसके साथ ही उन्हें दहशत गर्दी के लेबल से बचा दिया गया। अब वो दहशत गर्द ना रहे, जब मुज़ाकरात हो रहे हैं तो दहशत गर्द तो नहीं है, ऑफिस भी उन्होंने खोल लिया, बातें भी कर रहे हैं, अपना तारुफ भी करा रहे हैं, ख़ुद को तालिबान डिक्लेयर भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आलमी सतह पे वो दहशत गर्द अब नहीं रहे। अच्छा, अब उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो उससे समझ लेना चाहिए था कि अब कोई नई सिचुएशन अराइज़ हो रही है। तालिबान जब आए थे पहली बार तो उनके यहाँ माफ़ी का कोई खाना नहीं था, अब वो एमनेस्टी दे रहे हैं। जब तालिबान निकले थे तो उनके लिए भी माफ़ी नहीं थी, लेकिन अब वो सबके लिए एमनेस्टी दे रहे हैं। तो अब सूरत हाल बड़ी दिलचस्प बन रही है, एक नई सूरत हाल अराइज़ हो रही है, इसको एक नए तनाज़ुर में देखेंगे। मौलाना सिंधी ने अफ़गानों के बारे में एक बात कही थी कि अफ़गान की जो नज़र है वो ज़्यादा से ज़्यादा जाती है कबीले तक, कबीले से बाहर उसे अपना दुश्मन नज़र आता है, वो कबाइल से आगे देखता ही नहीं है। तो अफ़गानों को में एक और बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि एक तरफ उनकी नज़र कबीले तक जाती है, ये तंग नज़रिया उनकी, और दूसरी एक खूबी भी उनके बताई थी कि इनमें हुकूमत करने का जज्बा है, ये जो है इनमें जो इंस्टिंक्ट टू गवर्न है बड़ी शानदार है। अब दो उनकी बातें थी, एक कमज़ोरी थी, एक उनकी खूबी थी जो मौलाना सिंधी ने और तीसरी बात मौलाना सिंधी ने यह कही थी कि ये लोग यूरोप से हुकूमत करने का फ़न सीखे। ये 3 बातें मौलाना सिंधी ने की थी। अच्छा, अब एक कमज़ोरी जो कबीले से आगे नज़र नहीं जाती थी, वो पूरे अफ़गान वार में और ये रेजिस्टेंस हुई है, उसमें एक तब्दीली तो ये आई है कि पश्तून बोलने वाले और फ़ारसी बोलने वाले मुकाबले आ गए थे। जब तालिबान निकले हैं तो उन्हें निकालने वालों में थोड़े से पश्तून थे और फ़ारसी बोलने वाले सारे ही थे। अब जब तालिबान दोबारा आए हैं तो उनके साथ पश्तून भी हैं, फ़ारसी बोलने वाले भी। तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी नज़र जो है वो कबीले से आगे देखना शुरू कर दिया है और नज़र को वसी किया है। तो
इसका मतलब ये है कि वो कबाइल का निज़ाम तवाफ़ुक़ बना सकेंगे, पहली बात। अब दूसरी बात यह है कि वो यूरोप से हुकूमत करने का फ़न सीखें, ये ज़रूरी है। अच्छा, अब यूरोप से हुकूमत करने के फ़न सीखने के दो तरीके हैं। एक तो कॉलोनियल तरीका कि CSS इस तरीके से पास हो और इस तबके का बंदा हो और वो जाके अफसर बने, जैसे थर्ड वर्ल्ड में हुआ है, कॉलोनियल कंट्रीज़ में हुआ है। अमेरिका बहरहाल कामयाब नहीं हुआ। अमेरिका ने सरेंडर किया है, आप उसको 100% ना कहें, 90% कह लें, 80% कह लें। अच्छा, सोवियत यूनियन टूटा था तो उन्हें एहसास हुआ था ज़िल्लत का, लेकिन अमेरिका ने उसको प्रोपेगेट नहीं किया। तो अब अमेरिका अगर वहाँ से निकल रहा है तो रूस उसे प्रोपेगेट नहीं करेगा। तो अब देखें, जो सफारत खाने अभी तक कायम रखे हुए हैं और अपने सफ़ीरों को वहाँ से निकालने के मूड में नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि वो उनसे जल्दी निगोशिएट करने की पोजीशन में है। वो कोई ना कोई समझौता करेंगे, अमेरिका को वहाँ उनसे समझौता करना होगा। अब वो पैसे वहाँ नहीं लगाएंगे, असला भी नहीं ज़ाया करेंगे, बंदे भी नहीं मारेंगे, वो समझौता करेंगे। और अमेरिका भी रूस भी उनसे मेरा ख्याल है कि पहले ही कोई थोड़ा बहुत समझौते में है। ईरान से भी उनका कोई फटा नहीं है, चाइना से भी मेरा ख्याल कोई फटा नहीं है। तो अब कुछ कुव्वतें अलूफ़ हो गई। ये तालिबान अब क्या हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो मैंने पहले अर्ज़ किया था कि पूरी इस 1979 से अब तक की कुछ 42 साल की तारीख़ है, अफ़गान ने कबीले से आगे पश्तून और पश्तून से आगे जो इस वक्त मुझे नज़र आ रहा है वो कबाइल का निज़ाम तवाफ़ुक़ जो है, फेडरेशन कबाइल की जो है, उस तक पहुँचता हुआ मुझे नज़र आता है। और अगर मेरा जो व्यू है, जो मेरा विजन है कि वो कबाइल के जो फेडरेशन तक वो पहुँच गए, तो कबाइल की फेडरेशन तक अगर वो पहुँच गए हैं तो ये एक बड़ी कामयाबी। अच्छा, अब उन्हें आगे करना क्या है? अब आगे उन्हें देखें, उनके पास देने के लिए क्या है, खोने के लिए है क्या? उनके लिए तो खोने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, अब अगर वो आलमी कुव्वतों के आलाकार बनकर रहेंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं गन डालेंगे, कहीं ना कहीं गन डालेंगे। और अगर आलमी कुव्वतों से बचकर रहेंगे तो अपने आप को बचा लेंगे। अच्छा, अब मुझे तो इनके जो है ना कुछ ख़तरात नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान के लिए कि वहाँ जो तालिबान बैठे हैं उनके साथ जो लाइक माइंडेड लोग हैं ना, वो यहाँ जज्बाती हो रहे हैं, वो कोई गंद ना डाल दें। तो हमारी स्टेट को उनके बारे में अवेयर रहना चाहिए। TTP जिसको कहते थे, जिसकी आखिरी शक्ल TTP थी ना, उसने अच्छा भला गंद डाला, हर जगह मुसीबत खड़ी की। तो जो बंदूक उठाने का कल्चर रखते हैं ना, उन पर हमारी स्टेट को नज़र रखनी चाहिए कि भाई कहीं वो हमारे लिए नहीं मुसीबत बन जाए। अफ़गानों में अब वो बंदूक रख कर किताब उठाएं। अब बंदूक उन्होंने बहुत उठा ली, बहुत मर लिया, बहुत मार लिया। अब जो एमनेस्टी दी है, बहुत खुशी की बात है कि वो नहीं मार रहे किसी को, नहीं ना मर रहे हैं। अब वो बेचारे जो जंग लड़ते लड़ते थक गए थे। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इस वक्त उतना ही राब्ते में है अफ़गान की आदत से जितना पाकिस्तान अमेरिका की आदत के राब्ते में है। अगर पाकिस्तान का कोई रोल होता ना इस सारे किस्से में, तो मैं नहीं समझता जो बाइडन इमरान का फ़ोन ना करता। तो बेहतर यह है कि हम खुशी मना लें थोड़ी सी, हम इसको खुश आमदेद कह दें। अच्छा, अब हमारे यहाँ मुज़ाकरात के लिए कौन लोग आए हुए हैं? जो मुज़ाकरात के लोग आए हैं उनका तो वहाँ रोल ही नहीं बनता। देखिए, वहाँ रोल दो कुव्वतों का बनता है, सीधा सीधा, बड़ा सादा सा। एक तो उन लोगों का बनता है जो गन उठा के आए और उन्होंने 8-9 दिनों में कुछ 26 प्रोविंसेस हेडक्वार्टर पे कब्ज़ा किया है, और उससे पहले ज़्यादा एरियाज़ जो हैं उन्होंने कर लिए थे। अब इसके बाद 8 प्रोविंसेस हैं, वो भी हो सकते हैं, और हो सकता है छोटी मोटी मसाइल भी खड़े हों। एक तो उनका रोल बनता है। दूसरा उन लोगों का रोल बनता है जिन्होंने तालिबान से रजिस्ट नहीं किया और बड़े अच्छे तरीके से उन्हें वेलकम किया है और कहा कि आ जाएं, हमारे तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं, उन्होंने समझौता किया। अब ये दो ग्रोह जो हैं, लड़ने वाले और समझौता करने वाले, इनका तो रोल बनता है आने वाली हुकूमत में।
हमारे यहाँ आए हुए हैं, इनकी पोजीशन क्या है और हम इस पोजीशन में कहाँ हैं कि इनको हुकूमत में हिस्सा दिलवाएं। तो पाकिस्तानी मुजाहिदीन जो हैं वो अपना रोल प्ले कर चुके हैं और माजी का हिस्सा हो चुके हैं। अब उनका कोई रोल नहीं है अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान वो इतना भी, ये जो है ना हमारे यहाँ समझा जाता है ना, वो अल्लामा इकबाल का जो शेर है कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर। तो आप नील भी नहीं जा सकते और काशगर तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। नील आप जाना है तो वीज़े से जाएंगे। तो अफ़गानिस्तान में अफ़गानी रहते हैं, एक मुस्लिम नहीं रहता वहाँ, अफ़गानी रहते हैं। तो ये ज़िया-उल-हक दौर में हमारे गलतफ़हमी आम हो गई थी और बहुत सारी गलतफ़हमी आम हो गई थी कि अफ़गानी औरतें अपना जो है ना ज़ेबर बेच कर असला ख़रीद रही हैं और गुलबदीन हिकमत यार जो है हमारे एक सियासतदान को पजारो तोहफे में दे रहा है। तो ये जो है ना गलतफ़हमी बाजी का हिस्सा है, इनको अब छोड़ दे, भूल जाएं। ये पुराने सोप हैं। ये मैं इसको जो है ना 20-30 एपिसोड का ड्रामा नहीं मानता, मैं इसको लॉन्ग प्ले भी नहीं मानता। ये सोप हैं, वो पिछले सोप ख़त्म, अब नया है। और उसमें जो अमेरिका स्टैंड करेगा ना वो अपनी आलमी कुव्वत की बुनियाद पे करेगा, यूएनओ में अपनी पोजीशन की बुनियाद पर वो स्टैंड करेगा, अपनी बड़ी इकानमी की बुनियाद पर स्टैंड करेगा। और इस बुनियाद पर तालिबान को मजबूर होंगे कि वो उनसे मुज़ाकरात करें और कि समझौता करें। अगर वो रूस और चाइना से खुशी से समझौता कर रहे हैं ना, तो अमेरिका और बरतानिया और फ्रांस से भी उन्हें समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और वो हालात ही हैं ना कि उन्होंने एमनेस्टी दे दिए काबल में आकर, तो हालात ही उन्हें मजबूर करेंगे। गिवन सिचुएशन में रह के उन्होंने फ़ैसला करना है। तो उस गिवन सिचुएशन में हम उनके ना बुरे में ना भले में। तो इसलिए अब हम, मेरा ख्याल है कि अब हम वो उस बॉर्डर की तरफ देखना बंद कर दें और हमारे लिए एक ही राह है कि हम पुरअमन बकाए बाहमी की बुनियाद पर अपनी खारजा पॉलिसी चलाएं। हम दूसरों को तंग ना करें और ख़ुद तंग ना हो। शुमा बखैर माँ बसलामत, ये जो है ना खारजा पॉलिसी होनी चाहिए।